पिछले दिनों हम लोगों ने लगातार शिक्षकों से बातचीत की। हम लोगों ने जो विभिन्न परीक्षाओं में जिस किस्म की बातचीत सुनने में आ रही, इन विषयों को जानने वाले और इस पर मुखर जो शिक्षक हैं, उनसे बातचीत होनी चाहिए। और मुझे बहुत बहुत खुशी है कि आज हमारे साथ इस मामले में एक सबसे जानकार शिक्षक, एसएससी सीजीएल को लेकर एक बहुत ही प्रतिष्ठित नाम हमारे बीच हैं। राकेश सर हमारे साथ हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कैजुअल टॉक में। राकेश यादव जी, मैं खुद दिल्ली से हूं और मुखर्जी नगर के तमाम गलियों में राकेश जी एक सेलिब्रिटी शिक्षक हैं। और हाल फिलहाल में पिछले 10 सालों में इस क्षेत्र का परीक्षा के जो पूरी उद्योग है, उसका जो चरित्र बदला है, जिसमें कि यूपीएससी की बजाय एसएससी एक प्रमुख जगह हो गई है, एक परीक्षा हो गई है। और उसके सबसे लोकप्रिय शिक्षकों में से एक राकेश जी साथ में हैं। और क्यों ना हम उनसे सीधी बातचीत करें। मुख्यतः हम लोग बातचीत करेंगे इस एसएससी वाली चीज़ को लेकर, लेकिन सबसे पहले हम राकेश जी आपका स्वागत करते हैं और बातचीत शुरू करते हैं कि आपकी यात्रा, यह शिक्षक होने की यात्रा और इतना लोकप्रिय शिक्षक होने की यात्रा, इसके विषय में कुछ बताइए हमारे दर्शकों। सर, मैं पहले तो गवर्नमेंट जॉब करता था, दिल्ली गवर्नमेंट में मैं टीचर था। लेकिन 2011 में मैंने यूपीएससी की तैयारी करने की सोची थी, जब मैं बहुत अच्छे से सेटल हो गया था, मेरे बच्चे भी थे, शादी भी हो गई थी। तो किसी एक इंसिडेंट की वजह से मुझे लगा कि मुझे भी आईएएस बनना चाहिए। तो 2011 में मैंने आईएएस की कोचिंग ली विकास सर के यहाँ दृष्टि में और मात्र 2 महीने में मैंने उस कोचिंग को छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे अंदर वो स्टूडेंट नहीं है, बचा, अब खत्म हो गया। उसके बाद फिर ये सोचा कि वो जमा जमाया सेटअप कैसे छोड़ें, अब वो छोड़ के आए हैं तो उसको वापसी कैसे जाएं। तो फिर ये सोचा कि कंपटीशन को पढ़ाना ही शुरू करते हैं स्कूल के बाद। और उस समय एसएससी में एक एडवांस मैथ का पोर्शन अलग से आया था, जो हम पढ़ाते ही थे, स्कूल में वही पढ़ाते थे। तो उस समय वो नया इंट्रोड्यूस हुआ था। तो फिर 2011 से मैंने नीतू मैडम के यहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे 2014 तक मैं पढ़ाता रहा। फिर मैंने पब्लिकेशन के थ्रू अपनी किताबें निकालनी शुरू की थी और सबसे पहली किताब मैंने निकाली थी सर, एक मैथ की 7300, और उसी ने मुझे आज जहां हूं वहां पहुंचाया। उस बुक में पहली बार 2013 में हमने हर सिंगल क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था, हर सिंगल क्वेश्चन का। उस समय ऐसा कुछ लोग सोच भी नहीं रहे थे और यूट्यूब भी उतना प्रमोटेड नहीं था। तो वो बुक उस समय महीने की लगभग 1 लाख कॉपियां निकलती थी। तो वहां से वो धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हुई और बस उसी से धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। वाह, इंटरेस्टिंग। आपने एक सरकारी नौकरी में थे, उसके बाद तय किया कि सरकारी नौकरी छोड़ेंगे और लोगों को सरकारी नौकरी दिलवाएंगे। ये जो सरकारी नौकरियों का जो एक पूरा का पूरा हवा है चारों तरफ, इच्छा, सपने सरकारी नौकरियों से जुड़ने की, कैसे देखते हैं आप इसे? आपको लगता है कि पूरे देश में इतने सारे बेरोजगार युवा हैं, सच्चाई ये है कि सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। दरअसल उनमें से बहुत कम को ही सरकारी नौकरी मिल सकती है। लेकिन सरकारी नौकरी की चाह इस बड़े पैमाने पर है कि उससे बहुत सारी विसंगतियां समाज में सपने के स्तर पर पैदा हो रही हैं। अधिकांश लोग, युवा जो हैं, वो निराश युवा हैं, क्योंकि उनमें से अधिकांश का चयन नहीं होने वाला है। बहुत सारे लोगों को तैयारी करते हुए भी पता है कि उनका चयन नहीं होने वाला है। कैसे देखते हैं इस फेनोमेना को? क्योंकि बहुत सारे लोगों का मानना है कि आजकल परीक्षाओं पे जो सवाल उठ रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह दरअसल यह विसंगति है। सर, बेसिकली क्या है कि आज के समय में जो एजुकेशन सिस्टम है, जो नॉर्मली स्कूलों में बच्चे पढ़ने लग रहे हैं, तो वहाँ कोई एक ऐसा स्किल तो इम्प्रूव कराया नहीं जाता बच्चे का जिसके बिहाफ पे वो प्राइवेट जॉब कुछ बहुत अच्छी पा पाए। और एजुकेशन, नेचुरल सी बात है, बहुत महंगी भी है, जो प्रोफेशनल एजुकेशन है। और नॉर्मल एजुकेशन के बिहाफ पे आप कोई भी प्राइवेट जॉब लेने जाएंगे तो 10, 12, 15 हजार रुपए से ऊपर की जॉब नहीं होती। अभी एक सर्वे था, उसमें था कि लगभग 60% प्राइवेट नौकरियां ऐसी हैं जो 10,000 से 20,000 के बीच में नौकरी देती हैं। और सोशल मीडिया के टाइम में सपने सब देखते हैं और बड़े सपने देखते हैं। सोशल मीडिया उस सपने को बहुत नजदीक से दिखा देता है। तो आदमी ये सोचता है कि मैं उस तक पहुंचूं कैसे। तो आज के समय में आप कोई भी सरकारी नौकरी उठाएंगे, जिसे हम एसएससी जीडी होती है,
जो सिपाही लगते हैं, उसकी भी जो पहली सैलरी है ट्रेनिंग के टाइम पे वो करीबन करीबन 42,000 बनती है। तो आप वो डिफरेंस देखिए कि कहाँ 12-13 हजार रुपए प्राइवेट जॉब में सैलरी ले रहे हैं, और उस जॉब का आपको ये भी नहीं पता कि आप कब तक रहेंगे उसमें। और चूंकि आपने कोई स्किल सीखा नहीं है स्कूलिंग में या कॉलेज में कि कोई एक ऐसा स्किल सीखा जिसके भी पे आगे आप काम कर पाए, तो वहां पे हर गरीब माँ बाप को और हर गरीब बच्चे को अपने सपने सच्चे करने के लिए एक ही रास्ता दिखता है, सरकारी नौकरी पकड़ो। और सरकारी नौकरी के थ्रू वो इजीली धीरे धीरे अपने सारे सपने साकार कर सकता है। इसलिए सरकारी नौकरियों का जो क्रेज है वो आज बहुत ज्यादा है, और आने वाले टाइम में ये और तेज गति से बढ़ने वाला है। और इसका और ज्यादा फर्क कोविड टाइम में भी सबको पता चला। कोविड टाइम में कितने प्राइवेट जॉब करने वाले लोग घर बैठ गए, और कितने प्राइवेट नौकरी वालों की कितनी बुरी परिस्थितियों से उनको गुजरना पड़ा। तो गवर्नमेंट जॉब ना केवल सैलरी के लिए बल्कि एक श्योरिटी के लिए भी है, आपका सोशल स्टेटस भी इंप्रूव होता है उससे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तरफ बच्चे को आकर्षित करती है। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि लगभग 4 करोड़ बच्चा हर साल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए आता है, छोटी से लेके बड़ी तक का सभी। और सरकार 4 लाख भी नौकरियां नहीं देने वाली है। लेकिन बच्चे के पास जब तक उसकी उम्र है, और जो गरीब माँ बाप है, जो गरीब परिवार का बच्चा है, उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कोई उद्यम करे या कोई बिजनेस करे। वो जब तक उसकी उम्र है और जब तक उसमें ताकत है, वो पूरी ताकत लगाता है उस कंपटीशन में अपने आप को बनाए रखने के लिए, उस सरकारी नौकरी को पाने के लिए लास्ट एफर्ट तक वो जाता है। इसलिए क्रेज है और आगे भी बढ़ता रहेगा। तब तक बढ़ता रहेगा जब तक हमारे एजुकेशन सिस्टम में, स्कूलिंग में, और जो स्कूलिंग के बाद ग्रेजुएशन वाला है, जो सस्ती एजुकेशन है, मैं वो प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं कह रहा जो बीटेक या इस तरीके के जहां 4-5 लाख रुपए खर्च होते हैं एक पूरे कोर्स के दौरान। मैं बात कर रहा हूं कि 80% जनता जहां पढ़ने लग रही है, जब तक वहां स्किलफुल एजुकेशन नहीं होगी तब तक गवर्नमेंट जॉब का क्रेज बनता ही रहेगा। लेकिन अब मतलब बहुत वैलिड सवाल उठा रहे हैं, और हम लोग इस बात पर बार बार हम लोग चर्चा करते रहे हैं कि जो हमारे पब्लिक फंडेड एजुकेशन है, जो सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली है, उसमें जो शिक्षा मिल रही है, क्या वह शिक्षा एम्प्लॉयबल यूथ को इस मार्केट में भेज पा रही है या नहीं, या फिर सभी लोग केवल जैसे तैसे एक डिग्री हासिल करना और उसके बाद इन परीक्षाओं की तैयारी के युद्ध में कूद पड़ना। इसी से एक दूसरी विसंगति पैदा होती है जिस पर हम मुख्यतः आज चर्चा करने वाले। आपने कहा कि कुल मिला के इन परीक्षाओं में 4 करोड़ लोग इस हर साल तंत्र में घुस रहे हैं, और एक साथ पैरेलल अगर मानकर चलें तो कम से कम 4-5 साल का तंत्र इकट्ठा होगा। आप बात कर रहे हैं 15-20 करोड़ युवाओं की जो दरअसल टकटकी लगा के इन मुट्ठी भर नौकरियों को देख रहे हैं। ऐसे में स्वाभाविक तौर पर सफलता की इतनी कम संभावना आशंकाओं को भी जन्म देती है। बिल्कुल। जैसे ही एक परीक्षा होती है, उस परीक्षा में अगर कोई भी संदेह का बिंदु छूटता है तो लोगों को लगता है कि मानो उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो ही रहा है। आपको क्या लगता है, अगर हम स्पेसिफिकली इस बार के एसएससी सीजीएल के जो परिणाम को देखें, क्या वास्तव में एक स्कैम है, या ये इन्हीं आशंकाओं से पैदा हुआ केवल भय है जो युवाओं को लग रहा है कि स्कैम है? सर देखिए, चीजों को 2 तरीके से हमें समझना पड़ेगा कि सरकार खुद उस स्कैम में शामिल है या स्कैम हो नहीं रहा। स्कैम तो हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा खुद का पर्सनल ऐसा मानना है कि लगभग जितनी भी वैकेंसी आती है उसमें 80% ही वैकेंसी ऐसी होती है जो आपकी ईमानदारी करके लड़ी जाती हैं। 20% पोस्टों पर तो हर बार ऐसा काम होता आया है, ना केवल एसएससी सीजीएल, एमटीएस में ये काम हुआ। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा, पूर्णिया का एक सेंटर है बिहार में, पूर्णिया में, वहां पूरे का पूरा सेंटर इस काम में लिप्त था। और ये केवल एक देखिए, जो चोरी पकड़ी गई वही चोरी नहीं कही जाएगी। बहुत सारी ऐसी चोरी जो हो रही है लेकिन पकड़ी नहीं गई, वो भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल है। अभी बहुत ऐसा बच्चों का भी क्लेम है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जब वो एग्जाम दे रहे थे तो उनके अगल बगल में वो बच्चे एब्सेंट थे एग्जाम में, लेकिन जब अभी प्री का रिजल्ट आया तो वो बच्चे एग्जाम में उनका क्लियर हुआ है प्रीलिम्स। तो ऐसा मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है उसका, लेकिन ये बच्चों ने बताया है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो उनके अगल बगल एब्सेंट थे लेकिन एग्जाम में उनका क्लियर हुआ रिजल्ट। दूसरी चीज ये है कि देखिए, जहां प्राइवेट लैब में आपके एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं,
आपसे पहले, आज से करीबन 5 से 6 साल पहले जितने भी एग्जाम होते थे गवर्नमेंट स्कूल या गवर्नमेंट कॉलेजों में होते थे, हर आदमी के लिए सरकारी नौकरी की बड़ी कीमत है, वो उसे छोड़ता नहीं था। इसलिए करप्शन के चांसेस गवर्नमेंट स्कूल में बहुत कम होते थे। जब वहां एग्जाम कंडक्ट होते थे तो पेपर लीक वगैरह बहुत कम चांसेस होते थे। अब क्या है कि ऐसे ऐसे इलाकों में लैब बनी हुई है जहां आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि यहाँ कैसे ये सेंटर अलॉट हो गया। ना तो वहां इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसे ऐसे सिस्टम, ऐसे ऐसे डिवाइसेज वहां रखे हुए हैं जहां बच्चा माउस नहीं कीपैड दबाता, कीपैड काम नहीं करता, 5-5 10-10 मिनट बाद सिस्टम ओपन होता है। तो ये समस्याएं लगातार होती चली जा रही हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी लैब है जो इस समय, अभी आपने सुना होगा एक आरके स्टूडियो लैब है जिसपे लगातार एक सीक्वेंस में आपको रोल नंबर सेलेक्ट होते मिले और सबसे ज्यादा बच्चे बाकी लैब्स के अकॉर्डिंग उस लैब से सिलेक्ट होते मिले। तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि 18 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और उसमें किसी कुछ चुनी हुई जो सेंटर है वहां से एक साथ बच्चे सेलेक्ट होने लग रहे हो? तो इसका कोई स्पष्ट तो हमारे पास भी कोई सबूत नहीं है। ऐसा हो तो सकता है, लेकिन 2023 में भी ऐसा हुआ, 2024 में भी ऐसा हुआ। और एसएससी ने भी कुछ जगह पे ऐसी गलतियां की हैं। जैसे अभी 7 दिसंबर को इन्होंने रिजल्ट दिया और अनएक्सपेक्टेड उन्होंने ये रिजल्ट दिया, और जिस समय रिजल्ट दिया उसके थोड़ी देर बाद 2025 का कैलेंडर भी दे दिया, जो कि आज से पहले ऐसी वो नहीं थी, पर इनकी व्यवस्था नहीं थी। हमेशा जो कैलेंडर था वो थोड़े दिन बाद ही आता है। ऐसा नहीं कि रिजल्ट दिया और रिजल्ट के तुरंत बाद उन्होंने कैलेंडर दे दिया। दूसरा, इसमें एक आशंका की वजह ये कि एसएससी मुखर होके अपन कभी भी नहीं रख रही है बच्चों के आगे। बच्चों के हजारों सवाल हैं और उन हजारों सवालों में मैं ये कह सकता हूं कि 50% तो तार्किक क्वेश्चन है, जो बच्चे वैलिड रीजन के साथ वो क्वेश्चन बनाने लग रहे हैं। लेकिन एसएससी एक भी सिंगल क्वेश्चन का पब्लिकली जवाब नहीं दे रही है। और कई बार जब आप पब्लिकली उस चीज का जवाब नहीं देते हैं तो अपने आप भी बच्चे के दिमाग में वो शक पैदा करता है कि इसके पीछे कारण क्या है। तो मैं ये तो मान रहा हूं कि स्कैम है, लेकिन मैं इस चीज को मानने के लिए अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूं कि इस स्कैम में एसएससी शामिल है। प्राइवेट लैब हैं जो ये काम लगातार कर रहे हैं, थर्ड पार्टी बहुत सारे लोग हैं जो ये काम करने लग रहे हैं। तो एसएससी इसमें कितने लेवल पे इन्वॉल्व है इसका नहीं पता, लेकिन स्कैम तो हो रहा है। राकेश जी, आपने बहुत गंभीर बिंदु यहाँ उठाए हैं। मुझे लगता है कि शायद दर्शक इसके बारे में और जानना चाहेंगे कि आपका एक तो यह अनुमान या दावा है कि लगभग हर परीक्षा में कम से कम 20% जो है वह ऐसा है जो ईमानदारी से हुई चयन नहीं। यूं 20% लगता है, लेकिन अगर आप 20% को वाकई इस 4 करोड़ की संख्या के हिसाब से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह विश्वास को दरका देने के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। दूसरा, आपने ये भी कहा कि संभव है कि एसएससी औपचारिक तौर पर इसमें शामिल ना हो, लेकिन उसे इस स्कैम को या इन अनियमितताओं को रोकने की जिम्मेदारी स्वाभाविक तौर पर एसएससी की है और एसएससी